गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लेसन 6 चालू करेंगे, है ना। कंटिन्यूटी मतलब संततता। संतत देखो आसान सी प्रश्नावली है। 11th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने, और यहाँ हमें 2 नंबर की मिलनी है। ये डिफरेंशियल के साथ मिलके आती है, वो 6 + 2 8 की। तो कंटिन्यूटी 2 नंबर की हमारा एक छोटा सा सवाल आना है, और लगभग सवाल वो इसी में से पूछ लेता है, कंटिन्यूटी में से। ठीक है, तो देखो संततता क्या है। मैं इसकी एक बार परिभाषा लिख दूं, फिर समझाते हैं कि होता क्या है संततता। देखो कोई भी फलन अगर आपको दे रखा है f(x), है ना, कि फलन f(x) की प्रांत के किसी बिंदु कोई फलन प्रांत f(x), है ना, प्रांत के किसी बिंदु, मान के चलो a मान लिया वो बिंदु, ठीक है, प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है। संतत कहलाता है यदि, कब संतत कहलाता है, ठीक है। तो कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि किसी फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर, ठीक है। यदि और केवल यदि फलन की लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x), है ना, विद्यमान हो एवं f(a) के बराबर हो। चल तो एक बार इसे समझें कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) विद्यमान हो तथा वो किसके बराबर हो, f(a) के बराबर हो। हमने ये कहा कि कोई फलन, है ना, अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ये लिमिट x टेंड्स टू a f(x) है हमारी फलन बिंदु पर फलन की लिमिट, और लिमिट हमने 11th क्लास में पढ़ी है, और 2 लिमिट पढ़ी है, दाईं सीमा और बाईं सीमा, ठीक है। जब दोनों बराबर हो, दोनों का अस्तित्व हो, तो उसकी सीमा परिभाषित होती है। ये लिमिट x टेंड्स टू a f(x) परिभाषित होता है। तो x बराबर a पर, है ना, प्रांत पर मान के चलो f(x) प्रांत के बिंदु x बराबर a पर संतत होगा यदि और केवल यदि लिखो तो ठीक है, यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a), है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a), या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब दाईं सीमा, f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) बराबर f(a). देखो a के ऊपर प्लस लिखने से वो दाईं तरफ से आ जाता है, दाईं सीमा, और ऊपर माइनस लिखने से बाईं सीमा। हिंदी में लिखना चाहो तो फलन की दाईं सीमा बिंदु a पर, है ना, बराबर फलन की बाईं सीमा बराबर बिंदु पर फलन का मान। अच्छा, संकेत में है ना, ऐसे लिख लेते हैं, इसे f(0 + 0) ये दाईं सीमा कहलाती है, f(0 - 0) ये बाईं सीमा कहलाती है, ठीक है, बराबर है। तो इनमें से आप कोई सी भी एक लाइन याद रखें, ठीक है, सब एक ही है, बस इसे लिखने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं इस कंटिन्यूटी की। ये परिभाषा थी। अब देखो, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, बस केवल एक लाइन याद रखनी है कि फलन संतत कहलाता है यदि दाईं सीमा बराबर हो, बाईं सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान। अब ये दाईं सीमा को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ठीक है। इसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), हमने 11th में पढ़ा। और ये है f(0 + 0), ये f(0 - 0), ये संकेत है, ठीक है। दाईं सीमा का 0 + 0, बाईं सीमा का 0 - 0। या तो आप हिंदी में लिखेंगे दाईं सीमा निकाल रहे हैं, या फिर f(0 + 0) लिख दे, दोनों में से एक काम करना है, ठीक है। तो ये संकेत है हमारा, इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। इनमें से आपको कोई भी एक लाइन याद होनी चाहिए, आप संततता की ओर बढ़ेंगे। देखो, मान के चलो कोई फलन है ना, ये फलन है, अब ये बिंदु A है मेरा, ये फलन का प्रांत हो गया, है ना, यहां से लेकर C से लेकर D,
अब मुझे इस ए बिंदु पर इसकी संततता की जांच करनी है, तो मैं देखूंगा कि इस बिंदु पर दाईं तरफ से और बाईं तरफ से और इस बिंदु पर फलन का मान कितना है। अगर वो सब बराबर आते हैं तो फलन क्या कहलाएगा, संतत। संतत मतलब सीधी लाइन चली गई है ना किसी फलन पर, वो बिंदु उसके है ना कंटिन्यूटी यानी रोक नहीं रहा। अब मान के चलो हम चलते जा रहे हैं और बीच में कोई एक ऐसा बिंदु ये आ गया, मान के चलो इस पर दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये संतत नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर इसकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो देखो कंटिन्यूटी का मतलब ये सीधी सी है, लगातार। अगर आप बीच में कोई रुकावट देते हैं किसी बिंदु पर, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर है ना असंतत हो, मतलब संतत होगा या फिर असंतत होगा। असंतत मतलब उस बिंदु पर कंटिन्यूटी टूट गई। ठीक है, वो सब चीजें हैं जो हमने 11th में पढ़ी है। नेक्स्ट, दाईं सीमा बाईं सीमा के बारे में बात करें तो देखो दाईं सीमा और बाईं सीमा किसी भी बिंदु पर जब हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f x, यानी ये प्लस लिख दिया तो मतलब दाईं सीमा और माइनस लिख दिया तो बाईं सीमा। निकालेंगे कैसे, फलन के लिए देखो अगर लिमिट आप सीधा रख सकते हैं, हमने ये सीखा है कि लिमिट को आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो लिमिट निकालने के तरीके सब 11th में पढ़े हमने। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं, परमेयीकरण कर सकते हैं, प्रसार विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको जो 11th में सारी विधियां सीखी है उन सब का प्रयोग करके इसका मान निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई। एक प्रतिस्थापन वाला या फिर ये कहें कि हम x को h की तरफ ले जाए तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, वो देखें आप क्या है। देखो दाईं सीमा के लिए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और f a प्लस h। ठीक है, और बाईं सीमा के लिए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर f। ये लिखते, ठीक है ना। ये मान लेते हैं हम कि x बराबर a प्लस h है, ये मान लेते हैं। देखो कैसे आया ये, वैसे तो 11th में आपको पढ़ा रखा है ना, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स ये है। अब क्या करेंगे हम, माना कि x किसके बराबर है, a प्लस h के। देखो a में कुछ जुड़ रहा है तब जाके वो x की ओर अग्रसर हो रहा है, तो मैंने x टेंड्स टू a प्लस लिखा हुआ है, तो x बराबर क्या मान लिया, a प्लस h। इसका मतलब x a की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे x a की ओर जाएगा ये h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर h 0 हो जाता है, देखो h 0 हो गया तो x किसकी ओर चला जाएगा, a की ओर। मतलब ये बराबर नहीं है, टेंस टू है ना, x टेंस टू, x बढ़ रहा है a प्लस की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह आप a प्लस h लिख सकते हैं। कब, जब h किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर। तो मैंने इस लिमिट को बदल के ऐसे लिख दिया, लिमिट क्या लिख दिया, h टेंस टू 0। h 0 की ओर जाएगा तो x किसकी ओर जाएगा, a की ओर, सीधी सी बात है। तो h टेंस टू 0 f x की जगह पर क्या लिख देंगे हम, a प्लस h। तो ये भी दाईं सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, दाईं सीमा। दाईं सीमा में a प्लस h होता है, बाईं सीमा में a माइनस h होता है। ये सब हमने 11th में पढ़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबसे ज्यादा, इसी से हम सवाल सॉल्व करेंगे है ना, लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी लिमिट सॉल्व नहीं होती तो मैंने बताया आपको कि जो 11th में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, प्रसार विधि वगैरह, उन सब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो तो हमें कंटिन्यूटी के बारे में ये समझ में आया कि कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु है ना, तो प्रांत परिसर तो याद है ना कि जब हम फलन लिखते हैं तो फलन के जो पहले अवयव होते हैं है ना, जैसे f बराबर a b लिख दिया मैंने, तो ये क्रमित युग्म फलन का इसका पहला अवयव प्रांत, दूसरा परिसर कहलाता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आप। तो वो उसका प्रांत की बात कर रहे हैं, फलन के प्रांत की। तो मैंने भी कहा कि फलन के प्रांत के किसी बिंदु a पर कोई फलन संतत कहलाता है यदि और केवल यदि उसकी दाईं सीमा बराबर हो, बाईं सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान। हमने दाईं सीमा बाईं सीमा 11th में निकालनी सीखी है। बस यहाँ एक पॉइंट और बढ़ गया, एफ ए। ठीक है, इसीलिए ये 2 नंबर की प्रश्नावली कि दाईं सीमा बाईं सीमा हमने निकाल रखा है पहले से ही, बस एफ ए और निकालना है, यानी बिंदु पर फलन का मान और ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो आसानी से हो ही जाएगा। अब बात करें कि कोई फलन दाईं ओर से संतत कैसे कब कहलाता है ना, दाईं ओर से संतत, दाईं ओर से संतत। तो फलन दाईं ओर से संतत कब कहलाएगा, जब उसकी दाईं सीमा f 0 प्लस 0 बराबर हो f a के, या फिर यहां से लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर हो f a के, या ऐसे लिख लो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f x बराबर हो f a के। तो सब एक ही बात है, कोई सा भी लिखो, ये संकेत है, ये इसी का एक रूप है लिमिट्स का। तो दाईं ओर से फलन संतत कब कहलाता है, ठीक है, बिंदु a पर ही बात कर रहे हैं और वो प्रांत में स्थित है। तो a पर दाईं ओर से संतत कहलाता है यदि उसकी दाईं सीमा किसके बराबर हो,
फलन बिंदु पर फलन के मान के। नेक्स्ट बात करें हम बाईं ओर से संतत, तो बाईं ओर से संतत कब कहलाएगा? कोई फलन बाईं ओर से संतत कहलाता है यदि f 0 - 0 बराबर हो f a के, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h बराबर हो f a के, या फिर ऐसे लिखो लिमिट x टेंड्स टू a - fx बराबर हो किसके? f a के। वही तीनों की तीनों ऊपर जो लिखी है वही नीचे है, बस यहाँ माइनस हो गया a की जगह और यहाँ a प्लस की जगह माइनस हो गया। ठीक है, बीच में प्लस की जगह माइनस हो गया, तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो जहां प्लस की जगह माइनस कर दोगे बाईं सीमा, और माइनस की जगह प्लस कर दोगे तो दाईं सीमा। तो दाईं ओर से बाईं ओर से संतत है ना। कोई फलन कभी कभी ऐसा होता है कि दाईं ओर से संतत कहलाए, कभी कभी वो बाईं ओर से संतत कहलाता है। अगर दाईं और बाईं ओर दोनों से संतत है फलन तो पूरा संतत कहलाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फलन अपने प्रांत के किसी एक बिंदु पर असंतत हो और बाकी सब पर संतत हो। तो वो सब अलग अलग कंडीशन है सवालों की, है ना। तो जो आपको समझाया है वो याद होना चाहिए आपके। एक परिभाषा सिखाई है बस कि बाईं सीमा बराबर हो दाईं सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान। हालांकि मैं इसे डीपली पढ़ा दूं लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको उतना पढ़ने की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि विवृत अंतराल में कोई फलन संतत कब कहलाता है। ठीक है, विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल में संतत। तो विवृत अंतराल में संतत फलन, कोई फलन विवृत अंतराल, मान के चलो ए बी विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें संतत कब कहलाएगा कोई फलन? तो कोई फलन विवृत अंतराल ए बी में संतत कहलाता है यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। अब प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, अब प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, किस पर हो? प्रत्येक बिंदु पर। प्रत्येक बिंदु कौन कौन से भाई? प्रत्येक बिंदु। अच्छा, ओपन इंटरवल में पता है आपको ए शामिल नहीं होता, बी शामिल नहीं होता। ठीक है, ओपन इंटरवल ही। तो जब कोई फलन अपने प्रांत, प्रांत कौन सा हो गया उसका? विवृत अंतराल। ठीक है, अब प्रांत विवृत अंतराल हो गया ए बी, इसके बीच में जितने भी बिंदु हैं, है ना, उन समस्त बिंदुओं पर ये फलन कैसा होना चाहिए? संतत। तब वो विवृत अंतराल में संतत कहलाता है। मेरे आपके बात समझ में आ गई होगी। जैसे मान के चलो ये ए बी और सी है, तो देखो अगर हमारा कोई इंटरवल ए सी है, ए सी में वो संतत कब कहलाएगा? जो बी पर संतत हो। ए और सी पर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, संततता की जांच केवल उसके बीच के बिंदुओं पर होगी। ए और बीच के बीच में जितने भी बिंदु होंगे ए और बी के बीच में, उन सभी बिंदुओं पर कैसा होना चाहिए? फलन संतत होना चाहिए। मान के चलो 1 से 4 में पूछ रहा है, तो 1 से 4 में कितने बिंदु हमारे पास? 2 और 3। तो 2 और 3 पर संतत है फलन, तो वो विवृत अंतराल, पूरे अंतराल 1 से 4 में क्या कहलाएगा? संतत फलन कहलाएगा। ठीक है, तो विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल में कोई फलन संतत कहलाता है यदि वो उसके प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। प्रत्येक बिंदु अभी मैंने बताया ए और बी को छोड़ के बीच के जितने भी बिंदु हो सब प्रत्येक बिंदु है। नेक्स्ट बात करें हम समव्रत अंतराल में संतत। विवृत में बात कर ली, अब संतत में बात करते हैं समव्रत अंतराल में। तो देखो समव्रत अंतराल, समव्रत अंतराल होता है क्लोज इंटरवल में संतत फलन। तो कोई फलन fx, कोई फलन fx समव्रत अंतराल ए बी मतलब क्लोज इंटरवल में संतत कहलाता है यदि, कब कब संतत कहलाएगा? यदि नंबर 1 ए के, है ना, ये देखो ए, तो ए के आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये बाईं तरफ है। ठीक है, और सॉरी ए के दाईं तरफ, है ना, और बी के बाईं तरफ। तो देखो ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर और बी के बाईं ओर। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो हम मैं ए के दाईं ओर देखूंगा, दायां हाथ हो गया ना, और बी के बाईं ओर। तो ए के दाईं ओर, दाईं ओर संतत हो। ठीक है, या ए के एक पर दाईं ओर से संतत हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 बी के बाईं ओर संतत हो। और नंबर 3 किस पर? विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो 3 कंडीशन है। देखो क्लोज इंटरवल में ए बी को शामिल करेंगे, तो बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत हो। ठीक है, बी के बाईं ओर संतत हो या बी पर, ठीक है, बिंदु बी पर लिख लो या के लिख लो एक ही बार, बी पर बाईं ओर से संतत हो। ठीक है, और ए बी यानी विवृत अंतराल में संतत हो, विवृत अंतराल ए बी में संतत हो। और संतत कब होगा? बीच के सारे बिंदु।
तो अब देखो दाई सीमा और दाई तरफ से और बाई तरफ से और संतत होना चाहिए फलन, तब जाके उसे समृत अंतराल में संतत फलन कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे फलन हैं जो सदैव संतत होते हैं, उन संतत फलनों के लिए, ठीक है, आप एक बार जानकारी ले लें कि कौन कौन से ऐसे फलन हैं जो संतत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा संतत होता है अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर। तो संतत फलन देखो कौन कौन से हैं। बात करें संतत फलन की, तो संतत फलन देखो, है ना, बहुत सारे फलन हैं जो संतत होते हैं। तो नंबर 1 है कि तत्समक फलन f(x) बराबर x, है ना, तत्समक फलन हमेशा ऑलवेज अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। ठीक है। नंबर 2 बात करें अचर फलन, अचर फलन मतलब f(x) बराबर c, है ना, अचर फलन, जहां c क्या है, अचर। आप कुछ भी लिखें, हमेशा कितना प्राप्त होना है, 2, 3 जो भी है। जैसे मान के चलो अभी एक मैं आपको समझाऊं तो f(x) बराबर x, है ना, तो f(x) बराबर x का मतलब हो गया कि 1 पर 1 आएगा, है ना, एक बिंदु पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, इस तरह से चला जाएगा, 0 पर 0। तो ये संतति तो हुआ। ठीक है, कहीं से नहीं टूटेगा ये फलन। नेक्स्ट, अगर मैं अचर की बात करूं तो जैसे मैंने लिखा f1 की वैल्यू आ गई c। ठीक है, c का मतलब मान के चलो 2 है, तो f2 की वैल्यू भी 2 आएगी, f3 की वैल्यू भी 2 आएगी। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो हमेशा 2 आएगा, 1 पर भी 2, 2 पर भी 2, 3 पर भी 2, तो ऐसी सीधी लाइन आएगी। तो कंटिन्यू, है ना, अपने आप दिख गई, तो ये कंटिन्यूटी कहलाती है। लेकिन जब, है ना, ऐसा नहीं होता तो फिर फलन टूट जाता है और वो असंतत फलन कहलाता है उस बिंदु पर। और भी बहुत सारे फलन हैं, जैसे, है ना, बहुपदीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है ना, बहुपद फलन है, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन होते हैं f(x) बराबर, मैंने बहुत सारे पद लिख लिए है ना, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x, है ना, तो ऐसे बहुत सारे आपको फलन मिलते चले जाएंगे, कितना भी बड़ा बहुपद बना ले। और मैंने कहा त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन भी बहुत सारे हैं, है ना, 6 के 6, वो सब के सब संतत होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। कौन कौन से, f(x) बराबर sin x हो, cos x हो, sin x है, cos x है, वो अपने आना प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। ठीक है। फिर चरघातांकी फलन है, लघु गुणकीय फलन है, f(x) बराबर log x हो, लघु गुणकीय फलन भी संतत होते हैं, और मापांक फलन भी संतत होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे फलन हैं जो असंतत होते हैं, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन असंतत होते हैं, tan x sec x, है ना, x बराबर π/2 पर असंतत होते हैं, sin 1/x असंतत होते हैं। तो बहुत सारे फलन हैं जो असंतत होते हैं। इन्हें हम सिद्ध करेंगे कि कौन से संतत है, कौन से असंतत है। जैसे यही तत्समक वाला फलन है, अचर फलन है, बहुत सारे फलन आएंगे आपके, है ना, जिन्हें हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि वो संतत है या नहीं, या फिर असंतत बिंदु ढूंढना पड़ेगा। और असंतत बिंदु कौन सा होता है, वो बिंदु जिस पर दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर ना हो बिंदु पर फलन का मान। ठीक है। अच्छा, अगर दो फलन संतत फलन हो ना तो उनका संयुक्त फलन भी संतत होता है। संयुक्त फलन दो फलनों को जोड़ के बनाया जाता है, हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उसको। तो अब देखो, मैं इसका एक सवाल कराता हूँ आपको, क्योंकि लिमिट्स निकालनी आपको आता ही है, परिभाषा आपको समझ में आई गई है ना, तो कंटिन्यूटी का एक सवाल कराते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। बहुत आसान है प्रश्नावली। चलो, तो एक क्वेश्चन है कि f(x) बराबर है 1 + x और 7 - x के। इसका मतलब तो आपको पता ही है कि x का मान जब 3 या 3 से छोटा है तो ये वैल्यू आएगी फलन की, और जब 3 से बड़ा है तो ये देखो, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, ये लेस देन का चिन्ह है। ठीक है। अब x बराबर 3 पर संततता की जांच करनी है। देखो, कोई फलन देखो 3 से ऊपर नीचे हो रहा है, 3 से उसका मान बदल रहा है। कहां से बदल रहा है, 3 पर। 3 से कम है या 3 से ज्यादा है तब मान बदल रहा है, तो वो 3 पर ही असंतत हो सकता है। अगर मैं बात करूं 3 से छोटे, तो 3 से छोटे पर तो बदल ही नहीं रहा मान, है ना, सेम मान आएगा। तो 3 से छोटे और 3 से बड़े मानों पर हमेशा फलन संतत होगा। हमें वो बिंदु की तलाश रहती है ना, जो जहां जिस पर फलन बदल जाता है। अगर फलन बदलने के बाद भी सेम रहे, है ना,
तो वो संतत कहलाता है, लेकिन अगर उसका मान बदल जाए तो फिर वो असंतत बिंदु कहलाता है। तो x बराबर 3 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे परिभाषा से दाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। तो दाईं सीमा कैसे निकालेंगे? f 0 + 0 इसका संकेत हो गया, या तो ये लिख लें या ये लिख लें, मैंने दोनों लिखे। परिभाषा से लिखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a x बराबर 3। तो x मैंने कहा ना क्या है, ये प्रांत, fx का प्रांत पर कोई बिंदु x बराबर x मान के चलो, कोई प्रांत पर बिंदु है तो वो किसके बराबर मान लिया? 3 वर्ग। तो यहाँ a की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। देखो फॉर्मूला है x बराबर a पर, तो a पर अब यहाँ 3 पर, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहाँ मैं f a + h लिखने वाला हूँ, तो a की जगह कितना लिखूंगा? 3 + h। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, दाईं सीमा का। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखूंगा मैं। देखो कितना आसान है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 + h। 3 + h, 3 में कुछ जोड़ रहे हैं और h हमेशा 0 से बड़ी या धनात्मक संख्या है, ठीक है, सूक्ष्मतम धनात्मक संख्या, और धनात्मक संख्या है तो 0 से बड़ी होगी, ठीक है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है। मैंने कहा ना सूक्ष्म संख्या है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। तो मैं 3 में चाहे कितनी भी सूक्ष्म संख्या जोड़ू, 3 से ज्यादा ही कहलाएगी। अब यहाँ फलन पर मुझे x की वैल्यू, ये x आता, यहाँ क्या लिखा होता है? x लिखा होता है ना। अब x की वैल्यू किससे क्या आई? 3 + h, मतलब 3 से ज्यादा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आई, 3 से ज्यादा आई। अब 3 से ज्यादा आएगी तो बताओ फलन ऊपर जाएगा या नीचे? कौन सा मान ग्रहण करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो 3 से ज्यादा है, तो कहाँ है 3 से ज्यादा स्थिति? नीचे वाले में। तो यहां लिखा जाएगा 7 - x, और x की जगह पर कितना लिख रहा है? 3 + h। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 3 + h। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, ठीक है। एक बार और दोबारा समझो। ये मैंने सूत्र लगाया, परिभाषा एक ही परिभाषा है, वो याद रखनी है आपको, ठीक है। दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर बिंदु पर फलन का मान, हम ज्यादा डीपली में नहीं पढ़ाया ऐसे। फिर मैं ये कहूं कि x बराबर 3 पर फलन की संततता की जांच करो, तो करना क्या है? f 0 + 0 लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। a की वैल्यू जो भी दे रखी है, अगर यहाँ 0 दे रखी है तो 0, 3 दे रखी है तो 3, नहीं दे रखी मान जब आए का अलग बात है, तो तब अलग सवाल होगा, ठीक है। तब हम अपनी तरफ से कोई बिंदु सी मान लेंगे, तो चलो a ही मान लो, या फिर जो भी मानेंगे वो अलग बात है। 3 + h। अब मुझे ये पता चला कि यहाँ x लिखा होता है जिसका मान 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा तो नीचे वाली कंडीशन। 7 - x की जगह कितना लिखेंगे? 3 + h। अच्छा इसे मैं सॉल्व करूं तो h टेंड्स टू 0, 7 - 3 + h, h बराबर कितना रख देंगे? 0। प्रत्यक्ष विधि, लिमिट को हल करने की प्रत्यक्ष विधि क्यों लगाई? क्योंकि अनिर्धारित प्राप्त नहीं हो रही। याद है ना वो सब कुछ? थोड़ा बहुत नहीं है तो 11th की जो आपको पढ़ाई गई है लिमिट्स, उसे उठा लेना एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कब करते हैं? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं जब वो अनिर्धारित नहीं हो रहा, तो सीधा मान रख दो। तो 0 रखने पर ये अनंत थोड़ी आ रहा है। तो 7 - 3 + 0 देन 4, ये हमारी आ गई दाईं सीमा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा बाईं सीमा। आप कोई सी भी पहले निकाल सकते हैं, दाईं सीमा बाईं सीमा, ऐसा कोई क्रम नहीं है कि मैंने पहले बाईं सीमा निकालनी है या दाईं सीमा निकालनी है। तो बात करते हैं बाईं सीमा की, f 0 - 0। क्या फॉर्मूला है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, 3 - h। अब बात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 की। यहां क्या मान लिखूं? यहां मान तो यहां से देख के लिखा जाएगा, फलन का ही तो मान लिखना है। अब यहां x की वैल्यू 3 - h, 3 में से हम कुछ घटा रहे, अगर मैं 3 में से घटाऊं 0.00001, तो 2.999 ऐसे तो बचेगा, है ना। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से कम है। क्या है? 3 - h, 3 से कम। तो 3 से कम कौन सा है? 3 से कम मतलब x की वैल्यू यहाँ लेस देन 3, वो ऊपर वाली कंडीशन में मिल रही है आपको, या है ये लेस देन या इक्वल टू, तो या में दोनों में से कोई सा भी आ जाए। तो x इज लेस देन 3 यानी 1 + है, 1 + x। x की जगह कितना लिखूं? ये जो ये लिख रहा है 3 - h, 3 - h। अब h टेंड्स टू 0 रख लेते हैं, 1 + 3 - 0 देन 4। बोलो समझ में आएंगे? अब बात करेंगे हम बिंदु पर फलन के मान की, x बराबर 3 पर, यानी f 3 की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू सीधी सी पता चल रही है 3 के बराबर, तो x की वैल्यू 3 के बराबर कहां है? वापस से ऊपर वाली कंडीशन में। तो मैं यहां लिखूंगा 1 + x की जगह कितना है? 3, तो 3 और 1 4, ये आ गई तीसरी इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2 एवं 3 से दाईं सीमा f 0 + 0 बराबर है f 0 - 0 बराबर है f 0, है ना, f a की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखो f a + h, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू 3 है ना।
तो f3 प्लस h है ना। तो आप जैसे भी लिखना चाहें या फिर हिंदी में लिख लें, या समीकरण 1 2 3 4 से तीनों बराबर है, तो x बराबर 3 पर 4 लिख दिया मैंने 3, x बराबर 3 पर फलन संतत होगा। x बराबर 3 पर फलन कैसा आएगा? संतत। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर बिंदु पर फलन का मान अगर बराबर हो तो फिर फलन क्या कहलाता है? संतत कहलाता है। यहाँ पर है ना 3 लिखें, a का मान है ना 3 है, a प्लस 0 है ना फलन, तो 3 प्लस 0 3 माइनस 0, ठीक है 3 प्लस 0, ठीक है ना। परिभाषा में क्या था? f a प्लस 0 दाईं सीमा। 1 मिनट रुके आप। देखो संकेत में ना यहाँ f a प्लस 0 है, संकेत दाईं सीमा का जो संकेत है ना f a प्लस 0। अब a की वैल्यू अगर 0 होगी तो f 0 प्लस 0 लिखेंगे, और अगर a की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्लस 0 लिखेंगे। मैंने यहाँ गलती से a की वैल्यू 0 ही रख ली है ना, पर a की वैल्यू कितनी थी? 3, तो यहाँ 3 प्लस 0 ये संकेत है। a प्लस 0 दाईं सीमा, a माइनस 0 बाईं सीमा, ठीक है। तो ये संकेत है, तो ये जो मैंने संकेत यहाँ थोड़ा सा 0 लिख दिया, ये गलत सही कर लेंगे है ना। f3 प्लस 0 f3 माइनस 0 f3, ठीक है। तो x बराबर 3 पर फलन क्या कहलाएगा? संतत। तो ये थोड़ा सा समझ लेना है, a प्लस 0 है और a की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ 3 3 करना है बस, ठीक है।